ठीक है सर, मैं आपको भेज दूंगी कल तक। चलो, अब बेसिकली फ्रिक्शन होता क्या है नॉर्मल लाइफ में? फ्रिक्शन के बारे में कोई सुना है कि फ्रिक्शन क्या होता है? कि कोई चीज यदि है तो हम बोलते हैं कि अच्छा वहां ज्यादा फ्रिक्शन होगा, मतलब ज्यादा घीस होगा, इसलिए ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। जैसे मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ, ये ब्लॉक है 5 kg का एक ब्लॉक है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इस पे एक छोटा सा फोर्स लगा रहा हूं, कितना सा? 0.5 न्यूटन का एक फोर्स लगा। मान लो मैं एक फोर्स लगाया, ब्लॉक छोटा है इसलिए मैं छोटा फोर्स लगाया, 0.5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो मैं जब 0.5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं इस ब्लॉक पे, और ये ब्लॉक एक सरफेस पे रखा हुआ है, ब्लॉक एक सरफेस पे, तो मैं गौर कर रहा हूं कि ये ब्लॉक अभी नहीं चल रहा है। 0.5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक नहीं चल रहा है, और यहाँ पे सेम ब्लॉक रखा हुआ है 5 kg का, और इसमें मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसमें मैं 5 न्यूटन का, तो ये 5 न्यूटन का फोर्स जब लगाया तो ये ब्लॉक चलना चाहिए। अब जब मैं सोचा कि 0.5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या बोला है कि किसी भी बॉडी पे यदि फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी चलेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ने क्या बोला था? यही तो बोला था कि कोई भी बॉडी वो हमेशा अपने मोशन पे रहेगा जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है। तो जब मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं तो ये बॉडी चल नहीं रहा है, तो न्यूटन लॉ तो गलत हो गया। तो न्यूटन लॉ क्या बोला था कि किसी भी बॉडी पे यदि मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं तो वो बॉडी को चलना चाहिए था, लेकिन अभी तो ये बॉडी चल नहीं रहा है। पहला वाला बॉडी क्या है? पहला वाला बॉडी रेस्ट पे, क्या है? पहला बॉडी रेस्ट पे, ये क्या है? मोशन में। तो अब बताओ कि ये यदि मैं फोर्स लगा रहा हूं और बॉडी चल ही नहीं रहा है तो ये फोर्स जा कहां रहा है? सर क्योंकि वहाँ पे नीचे ग्राउंड का फ्रिक्शन लगेगा, उस पे क्या लगेगा नीचे? ग्राउंड से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उसकी वजह से वो बहुत छोटा फोर्स होगा। तो सर जो फोर्स हम लगा रहे हैं पहला केस में, तो यदि बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है और बॉडी यदि रेस्ट पे है, तो आखिर वो फोर्स को कौन मिनिमाइज करना चाहिए? तभी क्यों? यदि रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए था, तभी तो बॉडी रेस्ट पे हो सकता है, वरना रेस्ट पे नहीं हो सकता है। तो क्या करेगा अपनी धरती माता? उस ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। कौन सी फोर्स लगाएगी? एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, और वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है? जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको मिनिमाइज करती है। अब अच्छा ये बताओ, फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगा रही है? धरती माता क्या चाहती है? कि ये ब्लॉक मेरे साथ में चिपका रहे। एक्सटर्नल फोर्स क्या चाहता है? कि ये ब्लॉक ऊपर सरफेस पे चले। तो क्या करेगा? दोनों के बीच में एक टकराव होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या चाहता है? ब्लॉक आगे चले। अर्थ क्या चाहता है? वो ब्लॉक रेस्ट पे रखे। तो क्या होगा? धरती माता कैसे फोर्स लगाएगी? उसके सेम डायरेक्शन में लगाएगी या उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। फोर्स के अपोजिट या जिधर चलना चाहती है उसके अपोजिट? जिधर चल रही है उसके ऑपोजिट। चलना चाहती है, ये बच्चे के मन में डाउट होता है कि जिधर फोर्स लगता है उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं, ये बात गलत है, वो मैं तुम्हें एग्जांपल में दिखाऊंगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगती है? जिधर बॉडी का मोशन हो रहा है। बॉडी का मोशन यदि एक्स में हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? माइनस एक्स में। बॉडी का मोशन यदि वाई में होना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? माइनस वाई में। बॉडी का यदि मोशन जेड एक्सिस में हो रहा है तो बॉडी किधर फ्रिक्शन लगाएगा? माइनस जेड में। तो बेसिकली तुम लोग को ज्यादातर डिफिनेशन क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा, जितना काम का चीज है, जितना तुम्हारे समझने लायक चीज है उतना ही बताता हूँ। बाकी थ्योरी बेस्ड के लिए मैं तुम्हें पीडीएफ डाल दूंगा, थ्योरी के लिए वहां से तुम रिफर कर सकते हो, ठीक है। जो जो काम का चीज है थ्योरी के बेस्ड हाँ सर। मैं वो पढ़ाता हूँ। जो मेन मेन पॉइंट्स है वो तुम्हें समझा देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फ्रिक्शन क्या है इस केस में? द फोर्स एक्टिंग। इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स, इस केस में एक फ्रिक्शन फोर्स। एक मिनट लाइन चलाओ। हेलो, हाँ मम्मी बोले क्लास में है, बोले क्लास में है मम्मी।
हाँ हाँ बोलो। ठीक है, चलो अब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? फ्रिक्शन इज ए कांटेक्ट फोर्स। चलो जो कुछ कुछ डिफिनेशन लिखा देता हूँ। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स का एक टाइप है जो किसको अपोज करता है? अपोजेस द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ टू बॉडीज। एक्सटर्नल फोर्स। Friction is a contact force that opposes relative motion between two bodies। ठीक है, अब जैसे मान लो एग्जाम्पल, मान लो एक ब्लॉक F है। अब इसका मैं तुमसे बोलूं कि इस ब्लॉक इस सरफेस के पास फ्रिक्शन है। जितने एलएलएम में क्वेश्चन किया था वहां पे सभी सरफेस फ्रिक्शन लेस थे, मतलब सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं था। अब सब कुछ सेम एलएलएम के जैसा है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा ऐड हुआ है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसका एब्रीविएट ड्रॉ करने बोलूंगा तो कैसे ड्रॉ करोगे? कौन कौन सा फोर्स इसमें लग सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, से mg ऊपर नॉर्मल, इधर से फ्रिक्शन लगेगा। mg नीचे लगेगा, नीचे नॉर्मल, नॉर्मल ऊपर, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, नीचे, नीचे, ये ब्लॉक किधर चल ऑपोजिट टू द डायरेक्शन वेयर बॉडी इज मूविंग। एक बॉडी पे एक ही फोर्स लग रहा है, तो ब्लॉक किधर चलना चाह रहा है? ब्लॉक इस साइड, राइट साइड को चलेगा, इसलिए उधर से फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड को चलेगा। यस बराबर। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसे लगेगा? पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट होगा। ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा? हमेशा पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। ये कैसे एक्ट करता है? एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। क्या मान लो कोई ब्लॉक ऐसा है, क्या इसमें मैं फ्रिक्शन फोर्स किस तरह से लगा सकता हूं? नो, किस तरह से लगा सकता हूं? नहीं, ये ऐसे नहीं लगा सकता। क्यों? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसे लगेगा? पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। ये F क्या है यहाँ पे? F मेरा यहाँ पे फ्रिक्शनल, ये F क्या है मेरा? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो क्या फोर्स क्या करता है? ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? ये काउंटर एक्ट करता है किसको? ये काउंटर एक्ट किसको करता है? एक्सटर्नल फोर्स। क्यों करता है? ये फोर्स दैट काउंटर एक्ट्स एक्सटर्नल फोर्स एंड कीप द ब्लॉक इन रेस्ट फॉर मूविंग। मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या चाहता है? कि ब्लॉक ना चले। एक्सटर्नल फोर्स क्या चाहता है? कि ये ब्लॉक चले। फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स काउंटर कर रहा है किसको? एक्सटर्नल फोर्स को, ताकि ब्लॉक रेस्ट पे रहे। तो ये क्या चाहता है? फ्रिक्शनल फोर्स क्या चाहता है? सर बोलो ना, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो एक्चुअली आपका स्क्रीन ब्लर हो गया है थोड़ा।
हाँ बराबर। हो गया। नहीं सर दिख रहा है, नहीं, दिख रहा है। थोड़ा सा ये मेरे को तो साफ दिख रहा है थोड़ा। एक मिनट, जो सर वो जिसका सर ब्लर वो हाँ डिक्टेट सर करो दिख रहा ना। है साफ। सर डिक्टेट करो ना वो कौन सा, ऊपर वाला या नीचे वाला? वो जो अभी लिखा आपने फ्रिक्शन। हाँ दिखा 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 दिखा। ऑन कर, जिसका ब्लर दिखता है ना, एक बार वीडियो ऑफ कर फिर से ऑन कर, फिर साफ दिखेगा। ठीक है। हाँ सर। थोड़ा सा नॉर्मल सीबीएसई टाइप का बात कर लेते हैं हम लोग। नॉर्मल सीबीएसई टाइप का बात करें इन द मतलब कि अच्छा फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगता है, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन क्यों है, हमारा फ्रिक्शन क्यों लगता है। हो गया सर। रब करो इसको। यस। हाँ एक सर। मिनट। किसी को डाउट है इन पॉइंट्स में तो एक मिनट मेरे से पूछ लो, कोई भी एक पॉइंट। नहीं सर। किसी को डाउट है इन 3 पॉइंट्स में? सर वो काउंटर लिखा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब ये एफ को फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे कुछ भी बोलो, मतलब जो एफ है वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। वो बेसिकली कर क्या रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स को काउंटर एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स को काउंटर एक्ट कर रहा है। क्यों काउंटर एक्ट कर रहा है? सो दैट ब्लॉक रेस्ट पे रहे, ब्लॉक रेस्ट पे रहे। अभी उसके बारे में अभी 3 चीज बताऊंगा। अभी वो फ्रिक्शन के 3 टाइप के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं। पहले इतना लिख लो। हाँ सर। रखो। यस सर। चलो। ये इस चैप्टर का जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो क्लास मिस मत करना। जो लोग क्लास मिस करते हैं, इस चैप्टर का जब न्यूमेरिकल्स मंडे से चालू करूंगा तो क्लास मिस मत करना। चलो, नॉर्मल सीबीएसई टाइप का थोड़ा सा कंसेप्ट है। सीबीएसई में पूछता है कि बताओ फ्रिक्शन क्यों लगता है, फ्रिक्शन क्यों लगता है। तो हमारा फ्रिक्शन क्यों लगता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि इसका एक पुराना व्यू है और एक मॉडर्न व्यू है। पुराना व्यू क्या बोलता है? पुराना व्यू ये बोलता है कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, हर बॉडी का इरेगुलरिटी होता है, मतलब हर सरफेस स्मूथ हो ये जरूरी नहीं होता है। तो एक दूसरे का बॉडी का क्या होता है, सरफेस पे इरेगुलरिटीज होता है, मतलब पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे तुम एग्जांपल दिखाओ तो फोम देखियो, फोम उसमें क्या होते हैं, पोर्स दिखते हो। कभी मान लो रेस्टोरेंट में यस। जाता है तो वो टेबल साफ करने के लिए फोम यूज करता है ना। हाँ फोम में तुम्हें कैसे लगते हैं, छेदा 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 दिखता है। ठीक है, तो उसी टाइप में बहुत माइन्यूट लेवल पे कोई भी सरफेस होता है तो उसमें भी वैसे ही पोर्स होते हैं जो हमारे नॉर्मल आइज को दिखता नहीं है। तो वैसे इरेगुलरिटीज क्या करते हैं, एक दूसरे के बॉडी के साथ इंटरलॉक करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे के बॉडी के साथ इंटरलॉक करते हैं। तो उस इंटरलॉकिंग को क्या होता है, उसके वजह से वो अपोज करता है किसको, मोशन को होने से। ये हमारा पुराना व्यू है। ये सब चीज जो सीबीएसई वाला ये लिखा दूं एक एक लाइन में या खुद से पढ़ोगे? तुम लोग बोलो, ये जो नॉर्मल ये सीबीएसई वाला सब चीज है ये सब लिखा दूं एक एक लाइन में या तुम लोग खुद से पढ़ोगे? सर शॉर्ट में लिखा दो। हाँ लिखा सर दो लिखा दो। सर, लिखा दो। एक मिनट, कैमरा पता सही दिख रहा है कि नहीं? सही दिख रहा है आप साहब? सर ब्लर दिख रहा है थोड़ा। ब्लर है सर। दिख रहा है। फिर बना बराबर सर। है दो। चलो चलो, कुछ ना छोटा छोटा एक एक लाइन में लिखा देता हूँ। ठीक है, कॉलेज ऑफ फ्रिक्शन में ओल्ड व्यू क्या है, मतलब ये सबसे पहले सोचा गया था, मतलब बहुत पहले ओल्ड व्यू क्या था
when two bodies are in contact with each other. Hmm, 15 अक्टूबर से तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम है, पता है ना तुम लोग को? 15 नहीं, नहीं पता था। नहीं पता। वन के 15 अक्टूबर से तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम है। मिड टर्म एग्जाम क्या होता है? जो नॉर्मल सीबीएसई बेस्ड एग्जाम होता है, तुम्हें हाँ, फेयरली। नॉर्मल सीबीएसई का जो एग्जाम होता है ना, थ्योरी रहेगा, डेरिवेशन रहेगा, थोड़ा न्यूमेरिकल्स रहेगा, तो मिड टर्म से 15 अक्टूबर को तुम्हारा एग्जाम है। तो एक दिन में एक ही एग्जाम होगा और एक दिन का गैप गैप में होगा, ठीक है? तो नॉर्मल जो शुरू से पढ़ाया हो ना, जैसे यूनिट एंड डायमेंशंस नहीं पढ़ाया हो, तो यूनिट एंड डायमेंशंस जिसको नहीं पढ़ाया हो वो अक्टूबर में नेक्स्ट मंथ में पढ़ाऊंगा। 2-3 क्लास लगेगा मुझे पढ़ाने में, तो उस टाइम पे क्लास मिस मत करना, वरना मैं दोबारा नहीं पढ़ाने वाला हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जो लोग शुरू से ज्वाइन किए हैं वो लोग पढ़े हुए हैं। ये चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, काइनेमेटिक्स है पूरा, और एनएलएम और फ्रिक्शन। एनएलएम और फ्रिक्शन ये पूरा जहां तक पढ़ाऊंगा यहां तक तुम्हारा सिलेबस है। तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, डेफिनेशन टाइप के मिलेंगे। सो कहाँ तक है सिलेबस? जहां तक मैं पढ़ाऊंगा फ्रिक्शन तक, फ्रिक्शन तक क्वेश्चंस तुम्हारे उतने टफ नहीं मिलेंगे। जितने क्वेश्चंस तुम अब एग्जाम में देते हो वो उतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। नॉर्मल क्वेश्चंस कैसे रहेंगे कि एक ब्लॉक है, उसमें मान लो 10 मीटर का फोर्स लगाया, तो बताओ स्ट्रेसन कितना होगा। दो ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक सटा हुआ है, तो बताओ नॉर्मल फोर्स बिटवीन द बॉडी कितना होगा। ऐसे सिंपल सिंपल लल्लू सवाल है। प्रोजेक्ट 10 में कैसा सवाल होगा कि एक बॉडी है, उसको 10 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री एंगल पर फेंका हो, तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई में। तो जितने क्वेश्चंस तुम्हें टफ कराया, सर पेपर पैटर्न क्या रहेगा? पेपर पैटर्न तुम्हें 10 क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे दूंगा, वो मैं ही क्वेश्चन सेट करूंगा, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। सर एक दिन में मतलब ऐसा फिजिक्स होगा, अगले दिन केमिस्ट्री होगा, वैसे ना? हाँ ऐसे होगा, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री, जो भी फिर तुम्हारा। सर और कितने मार्क्स का होगा? कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। सच में 50 मार्क्स हो बस? हाँ 50 मार्क्स का अभी बोल रहे हैं, बाकी मैं तुम्हें कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है? तुम्हारे लिए तो वो मतलब लिखना होगा हमें पेपर पे? लिखना होगा, मतलब पेपर ऐसे रिटन टाइप का एग्जाम है। हाँ सर, अक्टूबर में स्कूल आना है ना? अक्टूबर में स्कूल शायद है, मतलब 50% चांस है कि तुम लोग को स्कूल बुलाया जाएगा। हाँ सर। पर अगर मतलब ऐसा कोई नहीं आया तो फिर? नहीं आया तो फिर वो तो तुम्हें पता ही है अपना प्रिंसिपल। क्या नहीं होता कुछ भी। फोन करके बुलाते हैं बार बार। चल कोई नहीं, वो बाद में डिस्कस करते हैं। चलिए, when two bodies are in contact with each other, the irregularities in the surface the irregularities in the surface of one body, in the surface of one body gets interlocked, in the irregularities of another surface, in the irregularities of another surface, ठीक है? इस लॉकिंग की वजह से क्या होता है, एक दूसरे का इरेगुलरिटी दूसरे में इंटरलॉक कर लेता है। तो इस लॉकिंग की वजह से, जैसे लॉकिंग मतलब कैसे हुआ, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक सरफेस का फोर्स है, ये फिंगर्स एक सरफेस का फोर्स है, ये दूसरा सरफेस का फोर्स है, ये एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर दिया, तो ये हाथ होकर मैं छुड़ा पाता हूँ? नहीं पाता हूँ ना। तो इस इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है, हमारा मोशन अपोज होता है। दिस लॉकिंग अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ मोशन। जैसे एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लो कोई ऐसा सरफेस है, मान
कोई ऐसा सरफेस। ये सरफेस का क्या है, इरेगुलरिटीज है, जो बहुत माइन्यूट लेवल पे मुझे दिखता है, वो नॉर्मल आई से मुझे नहीं दिखता है। क्या है, कोई दूसरा बॉडी है तो क्या करेगा, वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करता है, एक दूसरे के साथ इंटरलॉक। ये क्या सर, ये तो इसके इंटरलॉकिंग होने से क्या होता है, बॉडी मोशन को अपोज करता है। आज का लेक्चर थोड़ा सा चट्टू टाइप का है, मतलब ज्यादातर थ्योरी टाइप का है, तो थोड़ा सा आज बोर फील होगा। मंडे से इस पे न्यूमेरिकल चालू करेंगे। सर वो इंटरलॉक है। हाँ इंटरलॉक है, लिख लिए, थोड़ा जल्दी जल्दी। हाँ सर आपका स्क्रीन ब्लर Yes, sir. दिख रहा है। जिसको सर एक मिनट सर, जिसको थोड़ा ब्लर दिख रहा है वो हो गया। वीडियो ऑफ कर, मेरे को भी ब्लर दिख रहा है। जिसको ब्लर दिख रहा है वो अपना वीडियो ऑफ कर फिर से ऑन कर। हाँ सर, वीडियो ऑफ करने के बाद बराबर दिखता है। रब करो, हाँ सर, वीडियो ऑफ करने के बाद सीधा दिख रहा है अभी। रब करो इसको। Yes. करो। हाँ सर। अब उसी के बाद क्या हुआ, इस पे थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आया, तो फिर जो हमारा अब का जो हमारा कॉज ऑफ फ्रिक्शन है, जो हम लोग मॉडर्न व्यू में बात करते हैं, तो तुम लोग शायद अभी केमिस्ट्री में बॉन्डिंग के बारे में पढ़ लियो, इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग। हाँ Yes. तो क्या होता है, हाँ एक दूसरे के सरफेस पे क्या होता है, कुछ कुछ एटम्स होते हैं। क्यों, कोई भी चीज है तो उसमें एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं। तो क्या होता है, हर सरफेस पे क्या होता है, छोटे 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 एटम्स होते हैं। तो एक दूसरे एटम्स क्या करते हैं, जब वापस में आपस में नजदीक आते हैं तो बहुत ज्यादा टकराते हैं। क्या होता है, बहुत ज्यादा टकराते हैं। तो जो बॉन्ड का जो ऑर्डर होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। ये चीज पढ़े हो क्या? यस। हाँ सर यस पढ़े। सर पढ़े हैं। तो जब बॉन्ड लेंथ, तो जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, छोटा हो जाता है, कम होता है। जब दो एटम्स बहुत ज्यादा कम आते हैं, ये चीज तुम लोग एक मिनट को रब करो, इसको रब। यस सर। यस सर। हाँ सर। यहाँ जैन मैडम अभी ज्वाइन की है। अभी केमिस्ट्री में तुम लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे क्या, कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो दो एटम्स के बीच का यदि बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा छोटा है तो उन दोनों के बीच में कितना बहुत ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या हुआ, इंटर एटॉमिक फोर्सेस। इंटर एटॉमिक फोर्सेस जैसे वंडरवाल फोर्सेस हो गया, कोवलेंट फोर्सेस हो गया, आयोनिक फोर्सेस हो गया, ये फोर्सेस सब पढ़े हो तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में? Yes. हाँ यस पढ़े हैं। क्या होता है, सब बहुत ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं। जैसे मान लो एक ये सरफेस, ये सरफेस ए और दूसरा सरफेस बी, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ बॉन्ड होगा, यहाँ पे कुछ एटम होगा, यहाँ पे कुछ एटम होगा, यहाँ पे कुछ एटम होगा। तो सब जगह जो एटम है, तो ये एटम क्या होगा, ये एटम के बीच का बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, ये एटम्स के बीच का बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। तो इसके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्सेस लगना चालू हो जाता है। क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्सेस लगना चालू हो जाता है। तो जिसके वजह से यदि ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो क्या ये बॉडी चाहेगा कि ये अलग हो जाए? नहीं। क्या ये बॉडी चाहेगा कि ये अलग हो जाए? नहीं। तो इसलिए उसको हम लोग फ्रिक्शन ही बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या लगता है यहाँ पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये चट्टू टाइप का कंसेप्ट है, ये तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है, ये सीबीएसई पूछता है, बाकी तुमसे नीट वाला कभी नहीं पूछेगा कि कॉलेज ऑफ फ्रिक्शन बताओ, ऐसा वो बेवकूफ सवाल कभी नहीं पूछता है। सीबीएसई के लिए
अभी एग्जाम है तो इसमें मैं बेसिकली ये सब पढ़ा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कॉजेज है, यदि मॉडर्न व्यू का बात करें, ये कौन सा है जो अब का कारण बनता है। मॉडर्न व्यू क्या है कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन का, कि फ्रिक्शन अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। चलो लिखो। लिख लिए? सर एक बार डिक्टेट करो ना, वो मुझे ब्लर दिख रहा है स्क्रीन। Strong intermolecular attraction force that opposes the tendency of motion. That opposes the tendency of motion. Yes. हाँ सर, डन। डन सर। हाँ सर डन। चलो ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। तो पढ़ लिया कितने टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहला जो फ्रिक्शन होता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे पहला फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स। सबसे पहला टाइप का फ्रिक्शन को फोर्स बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब हर के बारे में तुम्हें धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो नेक्स्ट टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट टाइप का क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और जो थर्ड टाइप का फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है? काइनेटिक और स्लाइडिंग और डायनामिक फ्रिक्शन फोर्स। सर वो सेकंड वाला कौन सा है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग पहला वाला है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा वाला है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और तीसरा वाला है काइनेटिक और स्लाइडिंग और डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स। डन। एक मिनट रुक जाओ, बाकी लोग। अर्पिता, अच्छा तेरा नेट खराब है इसलिए कैमरा ऑफ करके रखी है? हाँ सर। उद्धव पाटिल वीडियो ऑन कर। क्षितिज सर वो बैंडविड्थ लो आ रहा है इसलिए बंद किया। ठीक है सर वो थर्ड वाला लिखा हूं काइनेटिक और स्लाइडिंग और डायनेमिक। अब ये तीनों एक ही चीज नाम है। अब मान लो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स जब तुम रिफर करोगे तो मान लो मैं सिर्फ काइनेटिक लिखा दूं, तुमको बुक पढ़ोगे तो उसमें डायनेमिक लिखा रहेगा, तो तुम्हारे मन में क्या ख्याल आएगा कि सामने वाला मास्टर ने गलत पढ़ा है। तो इसलिए मैंने तुम्हें तीनों नाम लिखा दिया कि कोई बुक में काइनेटिक लिखा रहेगा, कोई बुक में स्लाइडिंग लिखा रहेगा और कोई बुक में डायनेमिक लिखा रहेगा। ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें तीनों नाम बता दिया कि तुम कोई बुक यदि रिफर भी करते हो तो इनमें से तीन नाम तो पक्का होगा।
अब एक अलग से नाम आता है रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। कहीं पे यदि रोटेशन होता है तो वो रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स है, तो वो यहाँ पे एक टाइप का डायनेमिक फ्रिक्शन ही फोर्स है। तो वो चीज के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। वो चैप्टर जब रोटेशन चालू करूंगा उस टाइम पे रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स भी एक टाइप का डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स ही, ठीक है। तो यदि कभी रोलिंग यदि तुम पढ़ लो तो ये मत सोचना कि वो नया टाइप का फ्रिक्शन है, वो एक टाइप का कैसा फ्रिक्शन है, डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या ये तीन चीज बाद में समझ में आया? कितने टाइप के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं? स्टैटिक, हाँ सर। 3। और डायनेमिक। काइनेटिक। तो तुम ये सोचो स्टैटिक का मतलब क्या होता है। हम बोले स्टैटिक, तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? just after start. स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि बॉडी, ये फ्रिक्शन फोर्स जब बॉडी रेस्ट पे होता है तब कैसा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक। स्टैटिक। बॉडी स्टैटिक। कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, when there is no relative motion between the contact surface, then the frictional force is known as static friction। ये शब्द सोचो ना, स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब अच्छा रुका हुआ। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स जब बॉडी रेस्ट पे है, या वो फ्रिक्शनल फोर्स जब बॉडी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे कैसा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो चलो मैं दिखा देता हूँ, धीरे धीरे दिखा देता हूँ। ये कब लगता है? बॉडी इज एट रेस्ट। ये कब लगता है? जब बॉडी इज एट रेस्ट। इसका डेफिनेशन लिख लो। When there is no relative motion, लिखा दो या डिक्टेट कर दो? सर ऐसे ही लिखा है बस, नो रिलेटिव मोशन, बॉडी इज ऑन रेस्ट, बस ऐसे लिखा दो। मैं स्टैटिक फ्रिक्शन हाँ बस। सर आप डिक्टेट डिक्टेट कर देता हूँ, लिख लो। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? When, चलो मैं लिखा ही देता हूँ। आज का लेक्चर थोड़ा सा चट्टू टाइप का है क्योंकि थ्योरी थोड़ी है, तो थोड़ा सा बोर फील होगा, टेंशन मत लो। लेकिन ये चैप्टर इंटरेस्टिंग बहुत है, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आएगा। When there is no relative motion, when there is no relative motion between the contact surface, between the contact surface, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है? या तो बॉडी रेस्ट पे है, तो उसको दूसरे तरह से क्या बोल सकते हैं? जब बॉडी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं तुम्हें एग्जांपल देके भी नेक्स्ट, अभी जब इसका दिखा दूंगा डिफरेंशियल, तो मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाऊंगा, तो पूरे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर दिमाग में छप जाएगा कि अच्छा ये ऐसा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अब जैसे इसको समझाने के लिए एक चीज मैं समझाता हूँ। मान लो ये 5 kg का, इस पे मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा, इस पे मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। क्या इस सरफेस की इतनी औकात थी कि ये 5 न्यूटन फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर ले? क्या इस सरफेस का जो सरफेस क्या करता है? फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। तो ये सरफेस जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, उस सरफेस के पास क्या इतनी औकात थी कि वो 5 न्यूटन फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर ले? नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ कि 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे और ये बॉडी चल रहा है। ये बॉडी क्या कर रहा है? ये बॉडी चल रहा है। मतलब ये मैं बोल दूं वर्ड्स ऑन द वर्ड्स ऑफ मूविंग, ऑन द वर्ड्स ऑफ, मतलब 5 न्यूटन फोर्स में लगाया तो ये बॉडी ऑन द वर्ड, मतलब जस्ट चलने के लिए तैयार है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि इस फ्रिक्शन को इतनी औकात थी कि 5 न्यूटन को कॉन्टैक्ट कर ले? नहीं। कितनी थी? तो सर यदि ये वर्ड्स ऑफ मूविंग है तो मान लो मैं 5 न्यूटन फोर्स ऐसे लगाया और बॉडी अचानक से ही चलना चालू किया, तो उस टाइम में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वैसे फ्रिक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग। मतलब मेरी उतनी औकात है, फ्रिक्शन फोर्स की उतनी ही औकात है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकता है। तो फ्रिक्शन, एक बार और बोलो, क्या एक बार और बोलो ना, क्या बोलूं? एक बार और बोलो ना। अच्छा एक बार और बोलो ना।
ठीक है, एक बार और बोलो ना। बोल दिया, फिर से बोलो। सर ये फिर से बताओ। सर ये फिर से बता। फिर से बताना है? अच्छा चल ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। मान लो एक ब्लॉक है, ये सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। मैं इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैं इस पे 5 न्यूटन का एक फोर्स लगाया। पहले बात करते हैं कि एक नॉर्मल इंसान को कैसे समझाते हैं, कि हम टेक्निकल टर्म पे आते हैं कि टेक्निकल टर्म क्या होता है। मान लो एक ब्लॉक है, मान लो एक पत्थर है, उसको एक सरफेस पे रखा हुआ है। मान लो एक टेबल है, एक टेबल एक सरफेस पे रखा हुआ है। अब समीक्षा क्या कर रही है? समीक्षा को मन क्या कि मैं टेबल को, समीक्षा की मम्मी ने बोला कि समीक्षा पूरी दिन तुम बैठी हुई है, इस टेबल को वहां तक लेके जाओ। समीक्षा है छोटी सी चूजी सा, तो समीक्षा क्या करेगी? उस पर फोर्स लगाएगी। तो समीक्षा जब उसमें फोर्स लगा रही है तो टेबल नहीं मिल पा रहा है, तो समीक्षा को और गुस्सा आया। समीक्षा ने क्या किया? और फोर्स को बढ़ाना चालू किया। समीक्षा ने अपने बॉडी से फोर्स पे लगाना चालू किया। तो क्या हुआ? अर्थ माता, धरती माता से ज्यादा ताकत किसका हो गया? समीक्षा का। समीक्षा ने धरती माता से ज्यादा ताकत लगाया। तो धरती माता ने जितना लास्ट ताकत लगाया, किसको करने के लिए? समीक्षा के पावर को काउंटर एक्ट करने के लिए। मतलब ये यदि फोर्स में 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं इस ब्लॉक पे, तो ये ब्लॉक पहले क्या है? मान लो 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, तो धरती माता ने उसको रोक दिया। 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो धरती माता ने उसको रोक दिया। 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो धरती माता ने उसको रोक दिया। 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो धरती माता की भी मान लो मैं बात करूं कि 5 न्यूटन तक ही काउंटर एक्ट कर सकता है। कितना काउंटर एक्ट कर सकता है? 5 न्यूटन तक ही काउंटर एक्ट कर सकता है। यदि मैं अब 6 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा? नहीं, क्या होगा? चलना चालू हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे धरती माता 5 न्यूटन फोर्स लगा दी और मैं यहाँ पे 5.0001 न्यूटन फोर्स लगा, तो ये ब्लॉक क्या हुआ? ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग है। मतलब अब जस्ट जैसे थोड़ा सा और फोर्स बढ़ाऊंगा तो ये ब्लॉक क्या होगा? चलना चालू हो जाएगा। ये ब्लॉक चलना चालू हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? जितनी फ्रिक्शन फोर्स की औकात है कि वो लग सकती है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकती है। उससे कम लग सकती है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकती है। क्या ये बात समझ में आया? हाँ Yes. सर, अभी आया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है? इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट कैन बी एक्सर्टेड बाय द बॉडी एट द कॉन्टैक्ट सरफेस। ये तुम्हारा बुकिश डिफिनेशन है। बुकिश डिफिनेशन क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का? इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स exerted by the body on the सर बोल नहीं, रहने दो, कुछ नहीं। बोलना। सर ये हमेशा ऐसा ब्लॉक ही रहेगा क्या? मैं एग्जांपल लेके ब्लॉक समझा रहा हूँ। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो ब्लॉक भी दूंगा, टेबल भी दूंगा। तो मतलब कि ऑब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट वो ग्राउंड का ये फ्रिक्शनल फोर्स चेंज होता रहता है? नहीं, ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट ये सब कुछ सेम है। धरती माता ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए धरती माता का नाम दे रहा हूँ। बाकी दो बॉडी जहां कांटेक्ट पे आएगा और उस कांटेक्ट सरफेस के पास फ्रिक्शन होगा तो सेम कहानी वहां भी रिपीट होगा। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमेशा धरती माता के साथ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना। वो मैं जब क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आएगा। अभी उस पर मत कूदो, ठीक है? अभी सिर्फ समझ कि होता क्या है, बाकी कैसे करते हैं वो मैं सब उसके लिए मैं हूं। अभी सिर्फ समझ कि अच्छा फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, ये सिर्फ अभी समझ। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है? इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। डिक्टेट करके लिखाऊं या लिखा दूं? यहाँ पे लिख दूं? डिक्टेट करो। डिक्टेट करो। चलो, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स exerted. It is the maximum frictional force exerted by the body at the contact surface. It is the maximum frictional force exerted by the body on the contact surface. डन ठीक, डन सर। अब काइनेटिक स्लाइडिंग या काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, या स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, या डायनेमिक फ्रिक्शन क्या है? अब तुम्हें नाम से ही पता चल जा रहा है कि अच्छा काइनेटिक का मतलब क्या होता है? बॉडी मोशन पे है। बॉडी क्या है? मोशन पे है। बॉडी अब चलना चालू कर गया है। बॉडी क्या है? बॉडी अब चलना चालू कर गया है।
तो ये फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है? जब बॉडी मोशन पे है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स उस पे लग रहा है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की इतनी औकात नहीं है कि उसको रोक सके। तो बॉडी चल भी रहा है और उसमें फ्रिक्शन फोर्स लग भी रहा है। जैसे एग्जांपल से समझाऊं तुम्हें, ये सेम मान लो ब्लॉक का एग्जांपल देता मैं। ये 5 केजी का एक ब्लॉक, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है बॉडी पे? तो मैं बोलता हूं मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पे 5 न्यूटन लग सकता है। और इसके एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा है? 10 न्यूटन। तो धरती माता कितना कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? तो उस 10 न्यूटन का 5 न्यूटन ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन बाकी का 5 न्यूटन क्या करेगा? बॉडी को चलाने में हेल्प करेगा। बॉडी को क्या करेगा? चलाने में हेल्प करेगा। तो इस बॉडी का मैं पूछूं कि बताओ इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो क्या बताओगे? 10 + 15 या 10 - 15? माइनस 10 - माइनस ऐसे तो क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, ये धरती माता कितना फोर्स लगा सकती है? इस पे 5 न्यूटन। तो मैं जब 1 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, 2 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, 3 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, 4 न्यूटन लगाओ तो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, 5 न्यूटन लगाओ तब भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तब 5 न्यूटन से जस्ट जैसे आगे बढ़ेंगे तो ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब मैं यदि 10 न्यूटन फोर्स लगा दूं तो इस 10 न्यूटन का 5 न्यूटन तो ये खा गया, 5 न्यूटन तो ये खा गया, धरती ने खा गया। तो मेरे पास कितना फोर्स बचा? 5 न्यूटन तो बचा। तो ये 5 न्यूटन में हेल्प करेगा। तो इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लगेगा? 10 - 5। और इस बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होगा? कितने से आगे एक्सीलरेट करेगा? तो 1 मीटर। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब वो किस डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स? क्या होता है? वंस रिलेटिव मोशन स्टार्ट्स बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट, once relative motion starts between the surface in contact, once the relative motion starts between the surfaces in contact, the frictional force is called as kinetic frictional force. The frictional force is called as सर वापस बताओ। डन सर। सर थोड़ा एनएलएम के क्वेश्चंस करवाओ ना। चल लिख लिए सर हाँ बोलना। सर थोड़ा एनएलएम के क्वेश्चंस करवाओ ना। क्या एलएनएम का क्वेश्चन करूंगा बस, क्योंकि आप जितना क्वेश्चंस करा दिया बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करा दिया। बुक से जो क्वेश्चंस कराया वही समझ। नहीं मतलब करने को तो ये बोर हो रहा था तो इसलिए। बोर? हाँ तो अभी तेरे बोर के चलते बदमाश कहेंगे मैं थ्योरी पढ़ाना बंद कर दूं मतलब? नहीं सर। हाँ तो इस तरह नहीं सर, पर बहुत बोर हो रहा है ये वाला। थोड़ा सा चट्टू होगा क्योंकि थोड़ा डिफिनेशन ऑफिनेशन है, इसलिए नेक्स्ट मंडे से इसमें न्यूमेरिकल्स आ जाएगा। रख करो इसको। यस हाँ सर। ये सर सर मतलब आज पूरा लेक्चर ऐसे ही होगा? क्या आज पूरा लेक्चर ऐसे ही होगा? नहीं, ये समझा रहा हूँ। यदि ये समझ में नहीं आएगा तो फिर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व नहीं होंगे। ये कंसेप्ट है, भलो डिफिनेशन लिख रहा हूँ लेकिन ये कंसेप्ट है। अब बिना कंसेप्ट का तुम्हें न्यूमेरिकल्स कैसे कराऊंगा मैं? इसलिए तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कंसेप्ट को पहले सीख। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूंगा फ्रिक्शन का, तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, तो कैसे सॉल्व करोगी? तो ये सब पहले जानोगी तभी तो फ्रिक्शन फोर्स लगा पाओगी।
बॉडी पे क्वेश्चंस में तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स दिया नहीं रहेगा, तुम्हें क्वेश्चन देख के तुम्हें खुद से फ्रिक्शन लगाना है कि फ्रिक्शन किधर लगेगा और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, ये तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। तो जब हम सोच नहीं पाएंगे कि कैसे लगेगा तो फिर तुम कैसे लगाओगे वहां पे फ्रिक्शन, इसलिए ये सब पढ़ा रहा मैं। वरना यस सर। तुम लोग अभी हाँ सर समझा। वाला जो बैच होता है, जो क्रैश कोर्स वाले जस्ट 12 के बाद जो आते हैं पढ़ने के लिए, उसको ये सब नहीं निकालता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी ये सब पढ़ के आए होते हैं, तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल से चालू करता हूँ। तो तुम्हें जब फ्रिक्शन के बारे में पता ही नहीं है तो फिर मैं कैसे न्यूमेरिकल चालू करूँ, इसलिए मैं ये सब पढ़ा रहा ना अभी। चलता है सर। सर आज आप बायो का क्लास लोगे? बॉटनी का? बॉटनी का? आज मेरे को चिल मारने का है, रोज तुम लोग चिल मारते हो ना, आज मैं चिल मारूंगा। आज मैं फ्री 11 बजे मेरा, हाँ सर। हाँ आज 11 बजे मेरा क्लास फ्री होगा। आज मैं बंक मार के रूम भागूंगा। हल्ला नहीं करने का कि राकेश सर बॉटनी का क्लास ले लो, तो बहुत पिटूंगा मैं। नहीं नो सर। सर मत लो, मत लो। मत लो सर। हाँ हम खुश होंगे आज। आसान सेट किया है, 2-3 सर मतलब आज क्लास नहीं रहेगी, मतलब लंच ब्रेक के बाद क्लास नहीं है? होगा ना, मेरा नहीं है। चल यार, अच्छा ठीक है। हाँ सर समझा। क्वेश्चन पेपर आसान सेट किया हूं। यदि स्यूडो फोर्स यदि अच्छा से समझ में आता है, चीटा वाला फ्रेम अच्छा से समझ में आता है, तो मैं अच्छा ठीक है, लास्ट का 2-3 जब 10-15 मिनट बचेगा ना, तो मेरे को बताना, तो मैं 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा उसको। यस सर। फोर्स अब यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल रिलेटेड बात करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैसे लिखते हैं? एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग, या इसको कभी कभी कैसे लिखा जाएगा? एफ एस, एफ एस, या इसको एफ एस एफ एस इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैसे लिखा, स्टैटिक कैसे लिखा जाएगा? एफ एस से लिखा जाएगा। तो यदि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स रहेगा तो उसका न्यूमेरिकल्स में ज्यादा काम नहीं है, ज्यादा काम आता है लिमिटिंग और काइनेटिक। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? तो सर ये लिमिटिंग जो कोई भी नॉर्मल फोर्स होता है ना फ्रिक्शन को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्सेस। अब ऑलरेडी तुम्हें ये चीज पता होता है कि यदि मैं प्रोपोर्शनल का टर्म हटाता हूं तो क्या करता हूं? एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है, ये चीज तो पता है ना। यदि मैं हाँ यस। हाँ एक कांस्टेंट का साइन को मल्टीप्लाई करूं तो सर एफ लिमिटिंग जो होता है उसको लिखते हैं म्यू एस इनटू म्यू एस इनटू एम। जहां पे म्यू एस क्या है? जहां पे म्यू एस क्या है? म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। अब सेम टू सेम काइनेटिक फ्रिक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? तो काइनेटिक फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं एफ टी सी, एफ के सी, इसे डिनोट करते हैं एफ के सी। तो एफ के क्या है? सर ये भी काइनेटिक फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल है? नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल। ये काइनेटिक फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल है? नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल है। तो फिर से प्रोपोर्शनल टर्म को हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफ के क्या किसके बराबर होगा? एफ के इज इक्वल टू म्यू के इनटू एम। अब म्यू के क्या है सर? तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक। म्यू के क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये चीज हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। एक चीज हमेशा याद रखना, ये रख करूंगा इसको। हाँ यस सर। सर सुनो ना, एफ
लिमिटिंग रहता है वो एफ एस के इज इक्वल टू रहता है हाँ, क्या? ज्यादातर केसेस में एफ लिमिटिंग एफ एस इक्वल टू नहीं बोल सकते हैं, यदि वर्ज ऑफ मूविंग है तो बराबर होता है। वो मैं तुम्हें न्यूमेरिकल सब करवाऊंगा तो फिर समझाऊंगा, टेंशन मत ले। अभी सिर्फ लिमिटिंग क्या होता है, काइनेटिक क्या होता है वो समझ, बाकी एफ एस एफ एल में क्या फर्क है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। ज्यादातर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है। ज्यादातर लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के 99% क्वेश्चंस में या तुम्हारे केस में 95% क्वेश्चंस में एफ लिमिटिंग एफ के बराबर ही होगा। बाकी जेई वाला को क्या करते हैं, जेई वाला को यदि क्वेश्चन टफ करना होता है तो वो वहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन अलग डालता है और काइनेटिक फ्रिक्शन अलग डालता है। लेकिन तुम्हारे नीट वालों के केस में 99% क्वेश्चंस में लिमिटिंग और काइनेटिक दोनों एक ही होंगे। वो जब क्वेश्चंस करेंगे फिर तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है? ठीक है, हाँ सर। यस सर। यस सर। इतना सोए सोए क्या हो, सब के सब सारे एकदम सुस्त पड़े हुए हैं। सब किसी गुरु प्रसाद किसी का याद आ रहा है तेरे को? नहीं सर। कोई छोड़ के चली गई है? नहीं सर। नहीं गई है ना? सारे 2 साल लड़की की तरफ देखने का भी नहीं, आंख उठा के भी नहीं देखने का लड़की की तरफ, वरना एक सप्ताह नहीं आएगा कि साला देख के मजाक करके हंसी या क्यों मुस्कुराई। एक सप्ताह ऐसे सोचने में दिमाग लगा दोगे कि साला हंसी की थी मैंने, क्या मैं अच्छा लग गया या कुछ ऐसा कर रहा था। तो लड़की की तरफ कोई भी लड़का 2 साल तक लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा, मेरे सिवा छोड़ के। रब करूं इस पे? ये देखो आलोक, आलोक कितना, हाँ सर। आलोक कितना खुश हो रहा है। मैं तो रोज देखता हूँ, आपको क्या पता। आलोक भाई ऐसे बैठे हुए लगता है एकदम, नहीं होता है सामने मूवी चल रहा है एकदम और आलोक साहब एकदम चाय पानी मंगा रहे हैं सोफा में ऐसा करके बैठे हुए हैं। भाई साहब चाय पानी मंगाए क्या आलोक? नहीं सर, नहीं सर। अब जनरली तुम्हारे केसेस में क्या होता है, जनरली जो केसेस होता है वो हमेशा एफ लिमिटिंग जो होता है वो एफ के बराबर होता है। जनरल ज्यादातर केस में हम बात करते हैं कि एफ लिमिटिंग जो एफ के बराबर है। लेकिन तुम्हारे केस में क्या होगा, एफ लिमिटिंग ऑलमोस्ट इक्वल टू एफ के लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग ऑलमोस्ट इक्वल टू एफ के लिमिटिंग। अब क्वेश्चंस में कैसे समझेंगे, क्वेश्चंस में तुम्हें म्यू एस का वैल्यू और म्यू के का वैल्यू दोनों अलग अलग दिया हो, म्यू एस का वैल्यू और म्यू के का वैल्यू दोनों अलग अलग दिया हो, तो तुम्हें क्या समझना है कि लिमिटिंग और काइनेटिक दोनों अलग अलग है। लिमिटिंग और काइनेटिक दोनों अलग अलग है। जैसे मान लो ये 10 kg का ब्लॉक है, ये 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहाँ पे सरफेस पे लिखा है, ये सरफेस पे म्यू एस लिखा है 0.5 और म्यू के लिखा रहेगा 0.5। यहाँ से एक चीज और भी कर सकते हैं कि म्यू एस का वैल्यू म्यू के से बराबर और ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होता है, और म्यू एस वैल्यू और म्यू के का वैल्यू जनरली 1 से छोटा होता है। ये 3 चीज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सब सिर्फ समझने के लिए कंसेप्ट लिखा रहा हूं। बाकी क्वेश्चन जब करेंगे हम मान लो जैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा तुम्हें मिलेगा कि एक ब्लॉक रखा हुआ है और सरफेस पे ऐसे लिखा रहेगा कि म्यू एस 0.5 है और म्यू के 0.4 है, तो तुम्हें क्या समझना है, तुम्हारे लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन अलग है और काइनेटिक फ्रिक्शन अलग है। तो इस सरफेस पे मैक्सिमम कितना लग सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है म्यू एस इनटू नॉर्मल। म्यू एस का वैल्यू कितना है, म्यू एस का वैल्यू कितना है 50।
0.5 0.5 0.5 पावर फोर्स किसके बराबर है? 100 न्यूटन के बराबर है। 100 न्यूटन। बराबर है 100 के। कितना हो गया? 50। 50 न्यूटन। मान लो तो 15 कितना है और एफ की क्या है वो न्यू की 40 वो 0.4 into 100 न्यूटन कितना है एफ के। तो मैं पूछूं कि बताओ बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करेगा, इधर एक्ट करेगा। 1 meter per second, कौन सा एक्ट करेगा, meter per second square, कितना 1 10 मीटर। 10 मीटर कैसे हो जाएगा, नहीं 1 बोला, 1 में कैसे हो जाएगा, 1 100 minus 90, 100 सुन। तो इससे तो मैं समझा रहा हूँ ये चीज देख रहे हैं यहाँ पर। अब मैं तुमसे पूछूंगा 90 ये कॉन्सेप्ट ये एक मिनट सीखी जाए। अब मैं पूछूंगी इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। अब याद करो एक्सेलरेशन मैं पूछ रहा हूँ तो सर जब बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है तो बॉडी पे कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लिमिटिंग लगेगा या काइनेटिक लगेगा। kinetic, उसमें से क्या पुट करोगे, एल वाला पुट करोगे या एफ के वाला पुट करोगे, FK वाला। के वाला। वाला करेंगे एफ के वाला। लेकिन एफ के वाला पुट करने से पहले मुझे क्या चेक करना है कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या उसकी औकात से ज्यादा लग रही है। इस एफ की कितनी औकात है, 50। इस एफ की कितनी औकात है, लिमिटिंग कितना मैक्सिमम कितना लग सकता है फ्रिक्शन फोर्स, 50। 50 न्यूटन लग रहा है 100। एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है 100। तो इसकी औकात से ज्यादा है तो बॉडी चलना चालू कर गया। तो अब कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस पे, काइनेटिक वाला। लेकिन ये ज्यादातर तुम्हें हल्का सा सिर्फ समझा दिया, लेकिन क्वेश्चंस को टफ करने के लिए ऐसा देता है, लेकिन वो जी वाला को देता है। तुम्हारे नीट वालों को केस में इतना ज्यादा टफ क्वेश्चंस को नहीं करता है। तुम्हारे केस में सिर्फ यहाँ ए ही लिखा रहेगा, तुम्हें तुम्हारे केस में ये जोड़ लिख के तुम्हें ऐसा लिखा हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4। तो तुम्हें एक ही लिखा है तो तुम्हें एक ही तो लगाना है, एक ही तो लगाना है। लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए इसलिए मैंने दोनों समझाया। तो यहाँ ये चीज अभी दोनों समझ लो। मान लो तुम्हारा लक खराब हो, इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा तो तुम लोग गलत करके आओगे। फिर से कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, म्यू एस कितना था 0.5, म्यू के कितना था 0.4। कैसे लगाएंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना ला सकता है। ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन के लिए वैलिड है। सबसे पहला काम क्या है कि उस फ्रिक्शन फोर्स की कितनी औकात है वो फाइंड कर लो। तो कितनी औकात है कैसे फाइंड करते हैं, उसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। तो तुम्हें म्यू एस और म्यू के वैल्यू अलग अलग दिया है तो दोनों को अलग अलग मानना है। यदि तुम्हारा एक ही वैल्यू है तो तुम क्या समझोगे कि तुम्हारे लिए म्यू एस भी एक ही है और म्यू के भी एक ही है, मतलब तुम्हारे लिए म्यू एस म्यू के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करने से पहले कैसे देखेंगे, अच्छा 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो ये मैं कैसे सोचूंगा, मान लो ये मुझे पता नहीं, ये क्वेश्चन मेरे सामने है तो मेरे दिमाग में क्या ख्याल आता है, अच्छा 100 न्यूटन का फोर्स है तो उसको फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है और मेरे पास दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। मतलब सर ने बताया था कि दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो मुझे लिमिटिंग निकालना है कि उस फ्रिक्शन फोर्स की कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और म्यू के निकालना है। तो सबसे पहले मैं सोचूंगा कि अच्छा ये फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू किससे निकलता है, म्यू एस से। तो म्यू एस कितना है 0.5 इनटू नॉर्मल कितना है तो 50 हो गया। तो मैं सोचूंगा कि अच्छा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो सरफेस लगा सकता है वो है 50 न्यूटन। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा सकता है 50 न्यूटन। ठीक है, अब क्या सोचूंगा कि अच्छा 50 लगा सकता है लेकिन बॉडी पे कितना लग रहा है 100 लग रहा है, मतलब बॉडी चलना चालू कर गया होगा। फिर सर ने बताया था कि अच्छा जब बॉडी चलना चालू कर जाता है तो कैसा फ्रिक्शन लगता है,
काइनेटिक फ्रिक्शन, तो मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा 40 न्यूटन। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन में पूछूं कि इस ब्लॉक कितना से एक्सेलरेट करना है, कैसे बताओगे, F माइनस F बाई 100 माइनस 40 बाई 6 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आया? थोड़ा सा 2-3% भी समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. 10 मिनट 15 मिनट बाद मतलब बाहर टेबल बैठ के 15 मिनट के बाद हुआ मैं तो क्लास में। और वो लिंक का ना वो बुक आपने एक्सप्लेन किया तो बुक की तरह विषय के मानना वो हुआ नहीं आज तक। चल मैं क्लास चलाता हूं तब तक ये लिंक है। हां तब तक बाहर बैठो इधर बैठ। हां जी रखो इसको। सर आपने वो जो ए का लिखा है वो फॉर्मूला है? क्या एक्सीलरेशन जो लिखा है वो फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला है मतलब क्या है तुम्हें F is equals to ma. बदमाश कहीं कि फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स बाय m होता है ना। तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना हाँ 100 x में है और f माइनस x में, तो नेट कितना लगेगा 100 माइनस f ही तो लगेगा। हाँ ये अब एक नॉर्मल सीबीएसई तुमसे ग्राफ पूछता है कि ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। वो ग्राफ ड्रॉ करके आज के लिए कंप्लीट करते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें। ये बात पूरा का पूरा समझ में आया ना? कि थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लो मेरे अभी अभी भी। नो सर नो डाउट। नो सर नो डाउट। मतलब सर बोलो। यूएस हमेशा छोटा रहेगा या मतलब वैल्यूज और देंगे हमें? वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन ओके छोटा है में दिया रहेगा और ज्यादातर केस में म्यू एस हमेशा म्यू के से बड़ा होता है। यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो एक ही, दोनों को एक ही मान लेगा कि तुम्हारे लिए म्यू एस भी एक ही हो मतलब बराबर ही होगा और म्यू के भी दोनों एक ही के बराबर। ठीक है ठीक है समीक्षा। हाँ हाँ धीरे धीरे अभी एक बार में पूरा का समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करेंगे तो फिर तुम्हारे दिमाग में बैठा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। जैसे एमएलएम में बैठा दिया हूं दिमाग में, वैसे ये मैं बैठा दूंगा दिमाग में, उसका प्रेशर मत लो। ये ग्राफ हमेशा एग्जाम में पूछता है और जब मैं तुम्हें 15 अक्टूबर का जब एग्जाम होगा तो मैं भी पूछूंगा। ये ग्राफ हमेशा पूछता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में एग्जाम में पूछता है ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स ड्रॉ। यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, यहाँ पे अचानक से नीचे जा रहा है। ये मैं डिजाइन बनाने के लिए नहीं बनाया हूँ, ये ऐसा ग्राफ होता ही है इसलिए बनाया हूँ, बताता हूँ क्यों। पे यहाँ से जो सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट ये क्या है? ये एफ के, ये एफ है एफ एन क्या है? मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ क्या है?
मैक्सिमम कि कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर है ना y एक्सिस में, इसलिए यहां पे लिखा है। तो ये मैक्सिमम कितना फोर्स लग सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन था। स्टैटिक फ्रिक्शन, कैसा फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये ग्राफ यहां से यहां तक जा रहा है, वो कैसा फोर्स है, स्टैटिक। सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर कौन सा फोर्स लगाया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ा सा वैल्यू किसका कम होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और यहाँ पे एफ की, ये नॉर्मल ग्राफ हमसे पूछता है, आप ग्राफ, ये ग्राफ, ठीक है। सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा, इतना कट रहा है। कट रहा है आवाज, किसी का तो म्यूट नहीं है, देखो। तो लिख लिए इसको। सर ये ग्राफ पूछते हैं डायरेक्ट ड्रॉ करने को। ये ग्राफ एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं, या तो तुम्हारे नीट के एग्जाम में ऐसा ग्राफ दे देगा, बोलेगा नेमिंग करो इसका कि कौन सा स्टैटिक है, कौन सा काइनेटिक है, कौन सा लिमिटिंग है। तो तुम्हें याद होना चाहिए कौन सा स्टैटिक है, कौन सा काइनेटिक है और कौन सा लिमिटिंग है, ये चीज याद होना चाहिए। ये सीधा सीधा ग्राफ तुमसे एग्जाम में पूछते हैं। सर 1 मिनट सर। सर आज का वीडियो लेक्चर ग्रुप पे डाल दोगे क्या, मेरा नेट आ रहा है हाँ, जा सर। रहा है। डाल दूंगा। सर ब्लर भी दिख रहा है बहुत। हाँ सर, डाल दूंगा, सर मेरा ही बैंडविड्थ स्लो है, डाल दूंगा, इसलिए वो ब्लर दिख रहा है। डाल दूंगा बोला तो डाल दूंगा। चलो क्वेश्चन हाँ सर। करा दूं, क्वेश्चंस करा दूं कल के एग्जाम के लिए। हाँ सर कराओ ना। हाँ सर। ठीक है, एक ऐसा एक सिलेंडर रखा हुआ है, क्या है, एक सिलेंडर रखा हुआ है, ये इसका सेंटर है। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक से एक स्प्रिंग अटैच है, इस ब्लॉक से एक स्प्रिंग अटैच है, जो इस सिलेंडर पे ऐसे जाके ऐसे यहाँ से यहाँ पे लटका है, यहाँ पे ऐसे जाके लटका हुआ है। ठीक है, इस सिलेंडर का मास मान लो m2 है और इस सिलेंडर का मास है m1। इस सिलेंडर का मास है m1। m1 मान लो मैं बोल दूं कि 2 kg का, कितने का है, 2 kg का, और ये मान लो 1 kg का। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है। तो मैं बोल रहा हूं if the system is in equilibrium find the angle theta। if the system is in equilibrium, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करो इसको जल्दी से।
आज 5 मिनट ज्यादा दूंगा मैं, कल जल्दी छोड़ा था तो मैं आज 9:50 तक लूंगा, चलेगा ना? हाँ सर चलेगा। हाँ सर। चल सॉल्व करें इसको। सर वो ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है आपने? ब्लॉक के अंदर एंगल दिया हुआ है कि वो एक सिलेंडर है, जो सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, सिलेंडर क्या है, ऐसे रखा हुआ है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का, और उस 2 kg से एक स्ट्रिंग अटैच है जो ऐसे लटका हुआ है। तो बोलूंगी ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम पे है, ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम पे है। तो मैं पूछा कि ये एंगल थीटा कितना होगा, फिर कितने एंगल पे हम रखेंगे ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, मतलब कहीं भी नहीं चल, कुछ चल नहीं रहा। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके रख, देखने दे मुझे। उद्धव पाटिल, वो लेक्चर पढ़ना चालू किया तुमने कंस्ट्रेंट मोशन का? उद्धव पाटिल, उद्धव पाटिल, तेरे से ही बात कर रहा मैं। भाई साहब कौन सा सपने में सो रहे हैं? सर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। 30 डिग्री होगा। चलो यहाँ देखो, सर रुको, टाइम नहीं है तो फिर क्वेश्चंस एक ही करा पाऊंगा। क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पे बॉडी, यदि इक्विलिब्रियम पे मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, यहाँ पे बॉडी हाँ एक्सेलरेशन 10, ऊपर भी 10, तो यहाँ पे 10 का फोर्स क्या है? 10 न्यूटन, 10। इसके टेंजेंट फोर्स कितना लग रहा है? T। इसका टेंजेंट फोर्स कितना लग रहा है? यहाँ पे कोई भी बॉडी है सर्कल पे, तो उस पे फोर्स हमेशा कैसे लगता है? टेंजेंट ही तो लगता है। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा? T। T का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1, ठीक है, ठीक है। इस ब्लॉक का एफडी ड्रॉ करो। इस ब्लॉक का एफडी क्या होगा? नीचे m1g, g के बराबर कितना है? इस ब्लॉक का एफडी 2g के बराबर, ये उसका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। क्या बैलेंस कर लो? इस mg का कंपोनेंट बराबर कर लो, इस mg का कंपोनेंट ले लो, तो इस mg का कंपोनेंट स्केल ऑफ कितना होगा? वो 2g cos थीटा, और इस कंपोनेंट इसका इस साइड कितना होगा? 2g sin थीटा, 2g sin थीटा। तो क्या करते हैं, यदि बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो ये ब्लॉक चलेगा नहीं, तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएगा? एक दूसरे के बराबर। ये दोनों क्या हो जाएगा? एक दूसरे के बराबर। तो sin थीटा इज इक्वल टू 1g, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 30। किसी को डाउट है इसमें? हाँ, नो सर, नो डाउट। नो सर, नो डाउट। रब करो इसको। हाँ सर। सर 1 मिनट। यस हाँ सर। सर करो। रब करो इसको। यस सर, कर दो। मान लो ये 6 kg का ब्लॉक है और ये 4 kg का ब्लॉक, 4 kg का ब्लॉक है। इधर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, पे फोर्स लग रहा है
20 न्यूटन और इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इधर फोर्स लगता है 10 न्यूटन। यदि मैं बोलूं कि ये दोनों ब्लॉक्स का सेम एक्सीलरेशन है, यदि ये ब्लॉक सेम एक्सीलरेशन चल रहा है तो बताओ इसका फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, मतलब स्प्रिंग फोर्स कितना होगा। मैं इसको कभी कभी डायनोमीटर भी बोलता हूं, कभी कभी डायनो यदि तुमसे डायनोमीटर रीडिंग पूछ ले तो कंफ्यूज मत कर जाना, एक टाइप का स्प्रिंग फोर्स ही पूछा है, मतलब कि स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, जितना स्प्रिंग फोर्स होगा वही डायनोमीटर का रीडिंग होगा। क्वेश्चन क्या है कि दो ब्लॉक रखा हुआ है, एक पे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, एक पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये दोनों अभी सेम एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, ये भी ए से मूव कर रहा है, ये भी ए से मूव कर रहा है। तो मैं पूछूं कि बताओ ये स्प्रिंग फोर्स क्या है या डायनोमीटर का रीडिंग क्या है। हिंट दूं इस पे, ये क्वेश्चन पे हिंट दूं? नहीं हाँ सर, सर, वो आपने क्या कराया लिखा है है? ना ऐसा क्वेश्चन। हाँ, वो एक क्या क्वेश्चन लिखा है आपने, सर मुझे हिंट दिख दो। नहीं रहा। स्प्रिंग फोर्स, मैं पूछ रहा हूं कि स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, फाइंड द स्प्रिंग फोर्स और नहीं उसके बाद डायनोमीटर रीडिंग, डायनोमीटर रीडिंग 14 न्यूटन। ऐसा दिखा रहा है, ये स्प्रिंग को ऐसे घेर देगा, ये स्प्रिंग को ऐसे घेर देगा, अब बोलेगा कि ये डायनोमीटर है, तो बताओ डायनोमीटर का रीडिंग कितना होगा। मतलब इनडायरेक्टली वो तुमसे स्प्रिंग फोर्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्प्रिंग फोर्स। सर 14 न्यूटन। कितना आ रहा है? 14 न्यूटन। हाँ सर, मेरा भी आया वैसे। 40 या 14? 14 14। सही है। सर ऐसा वाला ऐसे टाइप का कराया था ना आपने? आ गया सबका? हाँ सर, आ गया 14 न्यूटन। रब करो इसको। हाँ सर। रख, मैं क्लास करके आता तेरे पास, टेंशन मत ले, रख दे, मैं क्लास करके बाद में क्या क्लास करने के बाद मैं अभी क्लास ले रहा ना, तो अभी कैसे तू रख दे, फिर मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, रख दे तू वहां पे। हाँ तो लिख के रख ना, तो मैं अभी क्लास तो भी तेरे को बताऊँ। हाँ उधर ही रख। एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल अल्फा है, उस पे एक कार्ट चल रहा है, उसके ऊपर एक कार्ट है जो ए से इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ रहा है, कितने एक्सीलरेशन से, ए से चढ़ रहा है, और उस पे एक पेंडुलम टंगा हुआ है, उस पे एक पेंडुलम टंगा हुआ है। तो इसके चलने से क्या हो रहा है, पेंडुलम को एंगल पे जाके इक्विलिब्रियम पे हो रहा है। पेंडुलम क्या हो रहा है, किसी एंगल पे जाके रुक जाएगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये एंगल थीटा कितना है, ये एंगल थीटा कितना है। क्वेश्चन फिर से मैं समझा देता हूं। एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पे एक कार्ट है, मतलब एक कार समझ लो, कार्ट समझ लो, बैलगाड़ी समझ लो, ठेला समझ लो, जो भी समझना है, एक कार्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये कार्ट कितना से ऊपर से एक्सीलरेट कर रहा है, e मीटर पर सेकंड से ऊपर एक्सीलरेट कर रहा है, ये इधर जा रहा है। और इस कार्ट के इस पॉइंट से एक पेंडुलम है जिसका मास m है, तो ये जब कार्ट ऊपर जा रहा है तो ये पेंडुलम क्या होगा, पेंडुलम इधर आएगा सीडो फोर्स के कारण, और यहाँ पे वो रेस्ट पे हो जा रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम पे। तो ये एंगल थीटा बताओ कि कितने एंगल पे वो इक्विलिब्रियम पे होगा, कितने एंगल पे। tan इनवर्स है g cos अल्फा।
अब ये ऑलरेडी तुम्हें करा चुका हूं, tan थीटा इक्वल टू a by g जो कंसेप्ट था वही करना है। tan थीटा हाँ by g कंसेप्ट है। अब इसमें कौन सा दो कंसेप्ट है बता देता हूँ। ये tan थीटा इक्वल टू a by g, और याद करो काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल कराया था ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पे, प्रोजेक्टाइल कराया जी कॉस अल्फा रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ जी कॉस अल्फा कैसे आएगा, यहाँ देख सिर्फ जी कॉस अल्फा ही नहीं आएगा, इस वाले को इसका एफडी बनाते हैं, इस वाले को इसका एफडी। तो इंक्लाइंड प्लेन में क्या करते हैं, एक्सिस अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन मान लेते हैं, एक्सिस अलोंग द, कि इस साइड कौन सा एक्सिस हो जाएगा, इस साइड एक्स एक्सिस और इस साइड वाई एक्सिस। ये बॉल है मास टाइम का। जो लोग काइनेमेटिक्स नहीं पढ़े हैं मेरे से उनको ये समझ में नहीं आएगा, जो लोग नए हैं जो काइनेमेटिक्स नहीं पढ़े, जो लोग काइनेमेटिक्स पढ़े हैं उनको ये चीज समझ में आएगा। ठीक है? हाँ सर मेरे को समझा नहीं है। क्या हुआ? ये वाला समझा नहीं। हाँ नहीं समझा क्योंकि तुमने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा है मेरे से। काइनेमेटिक्स जब मैं पढ़ा रहा था तो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन जब पढ़ाया था तो इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया था उस टाइम पे। तो क्या होगा, याद करो इधर कितना कौन सा एक्सप्रेशन लगता था, इधर कौन सा फोर्स लगेगा, mg cos अल्फा cos अल्फा अल्फा cos, और इधर कौन सा फोर्स लगेगा, mg sin अल्फा mg sin अल्फा। mg sin अल्फा। अब जब ये कार्ड इंसुलेट कर रहा है a के ऊपर से तो क्या मैं एनएलएम लगा सकता हूं, क्या एनएलएम लगा सकता हूं? नहीं लगा। हाँ नहीं। तो क्या लगाना पड़ेगा मुझे, pseudo force opposite Pseudo direction force। कैसे लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। इस acceleration के opposite है। उसका वैल्यू कितना होगा, m कितना होगा, m इंटू ए। क्या ये बात समझ में आया सबको? हाँ सर। यहाँ पे टेंशन फोर्स क्या था, T, इधर इधर कितना हो जाएगा, T cos थीटा, और ये इधर कितना हो जाएगा, T sin थीटा। इधर कितना हो जाएगा, T cos थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, T sin थीटा। किसी को डाउट? नो सर। नो सर। अब बैलेंस कर लो, T sin T, सॉरी ये T cos थीटा होगा ना, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा ना, ये T cos थीटा और ये T sin। तो T sin थीटा किसके बराबर होगा, mg sin अल्फा प्लस ma के बराबर, और T cos थीटा किसके बराबर होगा, mg cos अल्फा के बराबर। mg, एक मिनट लाइन पे रहना। हेलो हेलो, ठीक है? अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दो। तो यहां से tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा mg sin अल्फा प्लस ma by mg cos अल्फा। यहां से थीटा किसके बराबर हो जाएगा, m को कॉमन है, m कट हो गया तो थीटा किसके बराबर आ गया, थीटा आ गया tan इनवर्स a प्लस g sin अल्फा by g cos। किसी को डाउट है ये चीज समझने में? मतलब जो लोग नए हैं उनको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग काइनेमेटिक्स का वीडियो लेक्चर थोड़ा चेक करो। जब प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था काइनेमेटिक्स का लेक्चर 17, 18, 19। हाँ सर, तीन ही लेक्चर से उसके, तीन ही लेक्चर नहीं, उसमें प्रोजेक्टाइल कहाँ पे पढ़ाया हूँ वो एक बार चेक कर लो। मेरे अंदर से 17, 18, 19 वीडियो लेक्चर में ही काइनेमेटिक्स पढ़ाया था, ये प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था। ओके। तो जिस ये जैसे दिव्या तेरे को पता चल जाएगा, जिसको किसको किसको नहीं पता चलेगा वो मैं नाम बता देता हूँ। जैसे समीक्षा है, उसको नहीं समझ में आएगा, अजित्य सितारे, आर्यन चौहान, अरिन गांधी, गुरु प्रसाद,
ये सबको समझ में नहीं आएगा। प्रगति प्रतीक्षा, जो लोग पुराने हैं जैसे श्री कृष्णा, दिव्या, अनुष्का, अंबिका, ये सबको समझ में आएगा। अरविंद, है ना? Yes. हाँ सर। चलो फिर ऑल ऑफ यू बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एग्जाम। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Bye, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye. बाय।